बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में बेटा डिस्कशन करना है, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, फाइनल अकाउंट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना है इन डिटेल। आपने अप्लाई किया हुआ है कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है? डिस्काउंट का। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए, सेल या परचेज ट्रांजैक्शन में दो किस्म के डिस्काउंट दिए जाते हैं। सेल या परचेज ट्रांजैक्शन में दो किस्म के डिस्काउंट दिए जाते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे। एक को हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। जुमले पे गौर कीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट। द डिस्काउंट फॉर ट्रेड, द डिस्काउंट फॉर ट्रेड, ट्रेड डिस्काउंट। क्विक बेटा रिस्पॉन्स दें और बातें ना करें। ट्रेड डिस्काउंट। एक डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरे डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे? कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। अब लफ्ज गौर करें, क्या लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पे? ट्रेड। इट मीन इट डिस्काउंट गिवन फॉर व्हाट? ट्रेड। ये डिस्काउंट इसलिए दे रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो चीजें खरीदने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। डिस्काउंट देखकर अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा सेल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? सेल लगी हुई। इसका मतलब क्या हुआ? जब सेल लगी हुई है तो इसका मतलब किसी ने आपको डिस्काउंट ऑफर किया है। तो वो डिस्काउंट अभी चीज खरीदने से पहले ही मिल चुका है या चीज खरीदने के बाद मिलेगा? खरीदने से पहले मिला। खरीदने से पहले मिल गया ना, आपके पास डिस्काउंट अवेलेबल है। या फिर ऐसा डिस्काउंट जो आप खुद बार्गेन करके क्या कर लें? हासिल कर लें। ये दोनों किस्म के डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब ट्रांजैक्शन में इंटर होने से पहले। तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट दैट इज गिवन बिफोर एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। तो बिफोर ट्रांजैक्शन, बिफोर ट्रेड, ट्रांजैक्शन होने से पहले जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ट्रेड में इंटर होने से पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट मिला है, इस बात की खबर हमें कैसे होगी? शोन ऑन इनवॉइसेस। जो बिल बनेगा उस बिल पर इस डिस्काउंट को दिखाया जाएगा। बिल मतलब सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस बेचने वाले के लिए क्या है? सेल इनवॉइस है। खरीदने वाले के लिए क्या है? परचेज इनवॉइस। ऑब्वियसली जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल इनवॉइस है, वही बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? परचेज इनवॉइस। ठीक है जी। अब आप जानते हैं आमतौर पे बिल क्या लिखा होता है? बिजनेस का नाम आ जाता है। आप हेड लेटर हेड वगैरह सब जानते होंगे अच्छी तरीके से, इतनी बिजनेस कमीशन आप पढ़ चुके हैं। इनवॉइस के ऊपर लेटर हेड होता है, फिर एक तरफ क्या होता है? कस्टमर का नाम होता है। ठीक है। इनवॉइस डेट डेट होती है इनवॉइस। ठीक है जी। इस तरीके से। और यहाँ पर चीजों की फिर क्या आ रही होती है? डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, मतलब कि क्या चीज बाय की। तो एक तरफ आती है क्वांटिटी, फिर आती है क्या? प्राइस, फिर आता है क्या? टोटल। मतलब नहीं विजिबल? कम स्पेस बना रहा हूँ इसलिए ऐसा हो। क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप किसी भी जगह पर कोई चीज खरीद रहे हो, बिल बना के दे रहा है। आपने कहा जी, आपने 10 पेंसिल्स परचेज की। यहाँ लिख दिया पेंसिल्स। आपने इरेजर परचेज किए, लिख दिया इरेजर। आपने कॉपीज परचेज की, लिख दिया कॉपीज। नहीं ऐसा होगा ना कभी आपके सामने? तो मिसाल के तौर पे आपने 10 पेंसिल खरीदी, आपने 5 इरेजर खरीद लिए, आपने 3 क्या परचेज कर ली? कॉपीज परचेज कर ली। ये क्वांटिटी आ गई। यहां आप क्या करेंगे? हम प्राइस। मिसाल के तौर पर एक पेंसिल कितने की? 10 रुपए की। तो बिल कितना हो गया? 100 रुपए। अच्छा जी। एक इरेजर कितने का? 5 रुपए का। अभी 5 का है? वाकई 10 का हो गया। चलेंगे।
50 रुपए, ठीक है जी। और एक कॉपी कितनी? 100 रुपए, चले हुए मान लें उसकी भी 100 रुपए, तो ये कितना बिल हो गया? 300 रुपए, ठीक है जी। तो अब जब बिल का सम कितना बना? 450 रुपए। यहाँ आ गया टोटल, टोटल बिल कितना आ गया? 450 रुपए, सही जी। अब आपने कहा भाई कुछ डिस्काउंट तो दो इसके ऊपर, क्या करो, कुछ डिस्काउंट तो दो इसके ऊपर। तो जो उसने कहा चले जी हम आपको देते हैं यहाँ पर 20% डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट? कितना बना 20% डिस्काउंट? 90 रुपए। कितना बना? 90 रुपए। कैलकुलेट करो ना, कितना बना? 90 रुपए। तो फाइनल बिल कितना बना? 360 रुपए, ठीक है जी। नेट बिल या नेट वैल्यू कितनी बनी? 360 रुपए। तो या तो 360 रुपए आधा आप कैश दे दोगे। अगर 360 रुपए आधा आपने क्या दे दिया? कैश दे दिया। एंट्री कहाँ गई? एंट्री कहाँ गई? कैश बुक में। कैश बुक में कैश या बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, वहां रेफरेंस किसका आया? सेल्स का। तो वहां से पहुंची कहां पर? जर्नल लेजर में सेल्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड, ऐसे ही। लेकिन जुनेद ने कहा यार डिस्काउंट वगैरह हो गया, वो अब्बू पैसे दे जाएंगे। अब्बू के नाम पे क्या कर दो? खाते में लिख दो, ठीक है भाई। उसने अब्बू के नाम पे खाते में लिख दिया, और खाते से मुराद ये कि एंट्री कहाँ चली गई? सेल्स डे बुक में। तो अब आप मुझे बताइए सेल्स डे बुक में जो आपने अमाउंट एंटर किया है वो 450 किया है या 360 किया है? इसका मतलब ये है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो अमाउंट एंटर होते हैं वो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट होते हैं या आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होते हैं? इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट एंट्री बनते वक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा? इनवॉइसेस पर। इनवॉइसेस में से क्या हुआ होगा? माइनस। और वो इनवॉइस में से माइनस होने के बाद ट्रांजैक्शन क्या होगी? रिकॉर्ड होगी। तो इसका मतलब आमतौर पर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अगर मिला है तो वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? ये एमसीक्यूज है बेटा, क्या पूछ रहा हूं मैं आपको, वजह समझाएं क्यों नहीं दिखाई देगा। क्योंकि सर जो जिस डॉक्यूमेंट के जरिए हम एंट्री बना रहे हैं उसका नाम क्या है? इनवॉइस। इनवॉइस में हमने हिसाब बनाया, 450 का हिसाब बना, हमने फौरन 90 रुपए क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। हमने बोला ठीक है अब आपने कितने पैसे देने? तो अगर उसने कैश दिया तो कैश भी कितना मिला? तो कैश बुक में कितना गया? 360। उधार किया तो सेल्स डे बुक में कितना गया? 360। इसका मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो एंट्री जाती है वो आमतौर पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जाती है। तो फिर ट्रेड डिस्काउंट आमतौर पे कहाँ देखने को मिलता है? इनवॉइस पे देखने को मिलता है, ठीक, पक्का, कंफर्म, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। अच्छा जी, तो ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर ट्रेड। ये डिस्काउंट जो इनवॉइस में माइनस हुआ है ना, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। अब वो कॉल किए जा रहा है, अब वो पैसे नहीं दे रहे। भाई आपका बेटा ले गया था, बोला हाँ हाँ भिजवाता हूँ भिजवाता हूँ, ठीक है जी। अब उसने बोला कि भाई एक काम करो, आज पैसे दे दो 360 के बजाय 360 के बजाय 300 रुपए दे दो, चलो बस ठीक है भाई 300 रुपए दे जाओ, बस खत्म करो कहानी। तो इसका मतलब ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट देने का मकसद क्या है? जो पैसा फंसा हुआ है वो, तो ये डिस्काउंट सेल करने के लिए या कैश करने के लिए? कैश करने के लिए। तो कौन सा डिस्काउंट हुआ? कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, क्या बोलेंगे इसको? ठीक है जी, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ठीक है जी। लेकिन अब इस डिस्काउंट को हमने जब माजी में सीखा
ठीक है, तो इसका मैं लिख रहा हूं एक ओल्ड ट्रेडिशन। ओल्ड ट्रेडिशन वो है जो आपको मैंने पहले सिखाया है, लेकिन आज मैं आपको डाइवर्ट करूंगा इसके न्यू ट्रेडिशन के ऊपर। मतलब ये आपने सीख लिया, बीकॉम वगैरह में कहीं भी आप देखें तो आप ऐसे ही बना दें एंट्री, लेकिन आज के बाद जो बनेगा आई कैप में वो ओल्ड ट्रेडिशन बनी बनेगा। तो सबसे पहले ओल्ड ट्रेडिशन जो आपको सिखाया, जो कि बेसिक अकाउंटिंग में उस तरह ही सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद आज के बाद आप डाइवर्ट हो जाएंगे किस पर, न्यू ट्रेडिशन के ऊपर। ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशन क्या है भाई, हाजी साहब ने कितने पैसे दिए, 300 रुपए, तो एंट्री क्या बनी, बैंक डेबिट कितने से, 300 से। अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 300 से, नहीं 360 से। क्यों, क्योंकि एंट्री सेल्स डे बुक में कितने से गई थी, 360 से। तो जब सेल्स डे बुक के कॉलम में 360 है, तो जिस बंदे का सामने नाम लिखा हुआ है उसके अकाउंट में भी कितने से, 360 से। तो रिसीवेबल खत्म किया 360 से, और डेबिट किसको कर दिया, डिस्काउंट अलाउड, या आप जिसको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कहते थे, यही कैश डिस्काउंट था असल में। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड बुक्स में देखने को मिल रहा है। कुछ समझे बात या नहीं, यानी बुक्स में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी एंट्री बुक में क्या हो रही है, बन रही है। अब न्यू ट्रेडिशन क्या है बेटा, न्यू ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि ये है IS1 इंटर नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। IS1 ये कहता है कि जो डिस्काउंट अलाउड है उसको रेवेन्यू से ही नेट ऑफ कर दो, मतलब उसको अलग से एक्सपेंस मानने की जरूरत नहीं है। उसको किससे नेट ऑफ करो आप, रेवेन्यू से, यानी सेल्स, यानी बजाय उसको अलग से एक्सपेंस मानने के सेल्स ही कम कर दो, सेल्स वैल्यू करा दो। मतलब तुमने सेल कितने में रिकॉर्ड की थी, 300, तो तुम सेल्स को 360 से गिराकर 300 पे ले आओ। कैसे, 60 से रेवेन्यू कम। ये न्यू ट्रेडिशन है कि डिस्काउंट अलाउड का इफेक्ट भी किस पे जाएगा, रेवेन्यू पर जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव का इफेक्ट जाएगा परचेजेस पर। तो जब आपके सामने पेपर में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो, बल्कि जिन बच्चों ने स्टेवर्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लिया था, उन्होंने ये चीज देखी कि उसने डिस्काउंट अलाउड जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था उसको उसने सेल और परचेज में से नेट किया। वजह क्या था, ये वाला ट्रेडिशन। आइंदा से आप जब भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे आई कैप में, तो आप ये फॉलो करेंगे। बाकी दुनिया भर में कहीं भी बनाए हो टेंशन नहीं है, बीकॉम वगैरह में कहीं भी करें, वहां वही फॉलो कीजिएगा। मुझे दोनों सिखाने स्थित है कि यहाँ सिखा दूंगा आई कैप वाला, बाहर परेशान हो जाएंगे। तो बाहर जिस तरह होता है वहां भी सीख जाएं, यहाँ जिस तरह होता है यहाँ का ट्रेडिशन भी सीख जाएं, क्योंकि यहाँ अप्लाई होते हैं IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले जो सिखाया था वो विदाउट स्टैंडर्ड था, अब जो सिखा रहा हूँ वो विद स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। तो अगली एंट्री क्या बनी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एंट्री बनाते हैं न्यू ट्रेडिशन के हिसाब से, तो आप एंट्री बनाएंगे कि आप बैंक डेबिट कितने से, 300 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 360 से, और अब आप डिस्काउंट अलाउड की टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कर भी लें, अगर कर भी लें तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त डिस्काउंट अलाउड को सेल रिटर्न की तरह कॉन्ट्रा मानते हुए सेल्स में से नेट कर देंगे। अगर आपने ये टर्म इस्तेमाल कर भी ली तो मसला नहीं है, लेकिन फिर एसोसीआई बनाते वक्त इसको अलग से एक्सपेंस नहीं दिखाना, सेल्स रिटर्न की तरह, सेल्स रिटर्न की तरह सेल में से नेट ऑफ करवा देना है। लेकिन अगर एग्जामिनर एंट्री पूछे तो एंट्री इस तरह बनानी, अपनी मर्जी से डिस्काउंट अलाउड की टर्म इस्तेमाल नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, क्या एंट्री बनाएंगे, सेल्स डेबिट कितने से, 60 से। ठीक है जी, है ये क्या, डिस्काउंट। और ऐसा ही डिस्काउंट अगर किससे मिलता है, सप्लायर से, तो फिर तो वो इफेक्ट किस डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पे नहीं जाएगा, बल्कि परचेजेस में से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी।
अगर किसी ने डिस्काउंट रिसीव के नाम से रिकॉर्ड कर दिया है और कहाँ दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस, तो फिर ये परचेज के लिए वैसे परचेजेस रिटर्न, ठीक है। तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वैल्यू कम करने से ऑटोमेटिकली इनकम क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। तो इनकम को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वे है कि इनकम को इनकम मान लिया जाए, इनडायरेक्ट वे है कि उस इनकम से किसी एक्सपेंस को क्या करते हैं, कम करते हैं। जब उस इनकम से किसी एक्सपेंस को, तो एक्सपेंस का कम होना ही ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, प्रॉफिट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने दोनों बातें रख दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये डिस्काउंट किस मकसद के लिए, कैश रिकवर करने के लिए, इसको अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। यानी इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन होने के बाद है, ये इनवॉइसेस शो नहीं करती। इनवॉइस इसका एग्रीमेंट शो कर सकती है कि अगर आपने सेल होने के 10 दिन के अंदर क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो ठीक है, हम आपको डिस्काउंट देंगे। फर्दर डिस्काउंट मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट। लेकिन अगर आपने 10 दिन से ज्यादा टाइम दिया तो फिर हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इस तरह की आपको चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। अब एक सिनेरियो है, उसको हम देखते हैं, लेकिन आइए पहले इधर देख लें कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, दिस इज द डिस्काउंट गिवन बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स। डिस्काउंट है जो एक बिजनेस किसको देता है, तो जो दे रहा है उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, जो ले रहा है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज अ डेफिनेट प्राइस रिडक्शन गिवन, डेफिनेट अंडरलाइन द वर्ड डेफिनेट, मतलब हाँ जी ये सर्टेन बात है, हाँ जी ये मैं डिस्काउंट दे चुका हूं। ये डिस्काउंट किसी फ्यूचर में होने वाले इवेंट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ अगर तुम 10 दिन में दो तो फिर डिस्काउंट है, 10 दिन में ना दो डिस्काउंट नहीं है। नो, ये डेफिनेट है। डेफिनेट मतलब सर्टेन है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शन में इंटर होने से पहले है, ठीक है। This is a definite price reduction given to a customer at the time of sales transaction. The invoice issued at the reduced amount. So there are no double entry problems caused by this type of discount. मतलब वो कौन सा डिस्काउंट है जिसकी डबल एंट्री नहीं बनती, ट्रेड डिस्काउंट। वो कौन सा डिस्काउंट है जिसकी डबल एंट्री बनती है, क्या डिस्काउंट। लेकिन अब जो नया ट्रेडिशन है उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कैश डिस्काउंट भी मिलना क्या हो, सर्टेन हो, तो उसको भी ट्रेड डिस्काउंट की तरह पहले ही क्या कर दो, माइनस कर दो, इंतजार मत करो। तो अगर पेपर में ये लिखा हुआ है अगर कैश डिस्काउंट मिलना भी सर्टेन हो तो उसकी डबल एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी, रेवेन्यू को डायरेक्ट नेट करके बनाएंगे। जवाब है रेवेन्यू को डायरेक्ट नेट करके बनाएंगे। मतलब अगर जो ट्रांजैक्शन आपके सामने है उसमें तयशुदा बात थी सेल करते वक्त मिलेंगे कितने भाई, 300, 60 भी नहीं मिलेंगे, 300 मिलेंगे। अगर ये बात आपको किस दिन मालूम है, जिस दिन आप सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, तो फिर आप 360 से एंट्री बना ही नहीं सकते, आप एंट्री 300 से बनाओ। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, जुमला क्या बोल रहा हूं, अगर कैश डिस्काउंट भी क्या हो, सर्टेन हो, तो उसको सेल की एंट्री बनाते वक्त ही कंसीडर कर लेना चाहिए, याद रखेंगे। तो लिखा हुआ है सो देयर आर नो, इसमें तो किसी किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं, सो देयर आर नो डबल एंट्री प्रॉब्लम कॉज्ड बाय दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट, सेल्स रेवेन्यू इज सिंपली रिकॉर्डेड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी सेल्स एन आइटम लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस वो वैल्यू होती है जो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट होती है। लिस्ट प्राइस मतलब ये प्राइस टैग लगा हुआ है, ये चीज 1000 रुपए की, ये 2000 रुपए की, प्राइस टैग। प्राइस टैग कौन सी प्राइस हुई, लिस्ट प्राइस। उस पे कंपनी आपको दे रही है 50% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसा या नहीं, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, सवाल आ सकता है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट से पहले जो प्राइस होती है उसको क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है जी। सेल्स रेवेन्यू सिंपली रिकॉर्डेड एट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट, क्योंकि डिस्काउंट सर्टेन होता है, लिहाजा सेल्स जो होती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करती है। मतलब इस डिस्काउंट के रिवर्स होने के चांसेस नहीं होते। For example, entity sells an item with list price of ₹100 to a credit customer who negotiates 5% discount at the time of transaction.
द सेल्स इनवॉइस ऑफ ₹95 shall be issued and sales revenue of 95 will be recorded। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं। अब जरा देखिएगा ये वाला इशू जरा समझिएगा बात। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? सेटलमेंट डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? प्रॉम्प्ट, जल्दी पेमेंट करने का डिस्काउंट। ठीक है जी। तो a settlement discount might be offered in order to persuade credit customer to pay, यानी उससे पैसे निकलवाने के लिए आप इजाफी डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना, परसुएसिव लेटर लिखो। परसुएसिव लेटर का मतलब क्या था? हाँ, राजी करना, कन्विंस करना। तो आप इस डिस्काउंट के जरिए क्या कर रहे हो? क्रेडिट कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो क्या क्या करे, आपको जल्दी पेमेंट करे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% मे बी ऑफर्ड टू अ कस्टमर इफ पेज विद इन 10 days। मतलब इसमें दो बातें हैं। 10 दिन में पे करे तो 4% डिस्काउंट अवेल कर ले। 10 दिन में अगर पे नहीं करे तो ये डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगी। इसका मतलब या तो वो डिस्काउंट अवेल करेगा या नहीं करेगा, है अनसर्टेनिटी। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी पलड़ा किसका भारी है? मतलब आम उसका अगर पास डेटा या पास रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, अगर वो माजी में डिस्काउंट अवेल करता रहा है तो माजी का डेटा या प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि वो ऐसा करेगा? सर्टेन नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन बोलेंगे। मतलब प्रोबेबल बोलेंगे, मतलब हो सकता है कि उसके डिस्काउंट अवेल करने के चांसेस ज्यादा हो ना करने के मुकाबले में। तो फिर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा तो आज हम इस डिस्काउंट को भी आधी का कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, फौरन ही माइनस कर लेंगे। यानी रेवेन्यू इसको माइनस करने के बाद रिकॉर्ड। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो नहीं करेंगे। मतलब तो हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, क्या डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। उसके बाद otherwise he will pay full amount within 30 days, that is normal credit term of the business. It is for the customer to decide whether to take advantage of paying discounted reduced amount by paying early or to take advantage of longer credit period, however paying the full amount. बॉल किसके कोर्ट में? कस्टमर के ना। कस्टमर की मर्जी हो 10 दिन में पे करके डिस्काउंट अवेल कर ले, या फिर वो आपको इंतजार करवाए और खुद क्रेडिट टाइम क्या करे? एंजॉय करे। क्या कहते हैं? दोनों फैसले किसके हैं? इसका मतलब अनसर्टेनिटी तो आ गई ना इसके अंदर, या नहीं आई? इट मींस ये डिस्काउंट मिलना या अवेल करना अब सर्टेन तो नहीं हुआ, क्या हो गया? लेकिन क्या आपके पास कस्टमर का कोई रिकॉर्ड मौजूद है? या आपके पास अपने ओवरऑल कस्टमर्स का डेटा मौजूद है कि कस्टमर ओवरऑल करते क्या है, किस तरह बिहेव करते हैं? अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो आप कंसीडर करें, नहीं है तो फिर इग्नोर करें। यहाँ जो बोल रहा हूं ना मैं इसकी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद although offering this discount encourages earlier receipt of cash from credit customer, there is still loss of revenue by the entity, that is what seller business। जाहिर सी बात है, जो पोर्शन आपको रिकवर नहीं होगा वो आपकी सेल्स का ही क्या है, पार्ट है। तो लिहाजा उसको अगर आप बाद में भी एडजस्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? सेल्स से ही करेंगे। अगर आपने चले उसके लिए मान लें नाम इस्तेमाल कर लिया किसका? डिस्काउंट अलाउड का, तो फिर एसोसीआई बनाते वक्त उसको किससे लेस करेंगे? सेल्स से। Although offering this discount encourages earlier receipt of cash from credit customer, there is still loss of revenue to the entity seller's business. When a business makes sales, it does not know whether the customer will take advantage of the settlement discount or not. Therefore, this is dealt in the following ways. Record revenue for the full amount if the customer is not expected, ये underline। रेवेन्यू रिकॉर्ड करो फुल अमाउंट पर। क्या मतलब फुल अमाउंट पर? क्या मतलब फुल अमाउंट पर? ट्रेड डिस्काउंट के बाद और कैश डिस्काउंट से पहले। ट्रेड डिस्काउंट के बाद और कैश डिस्काउंट से पहले, यानी 450 में से 90 माइनस करने के बाद और 60 माइनस करने से पहले, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड करो 360 पर।
लेकिन अगर आपको कंफर्म है ये 60 का डिस्काउंट भी वो लेगा ही लेगा, तो फिर डायरेक्ट रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करो, 300 पर। तो फिर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद और साथ साथ कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ठीक है जी। तो लिखा हुआ है रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर द फुल अमाउंट इफ द कस्टमर इज नॉट to pay early. If the customer does not pay early as expected, the full amount is due as recorded already. If the customers pay early, हाँ जी, आपने रिकॉर्ड किया रेवेन्यू कितने पर, 360 पर, लेकिन उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो सब्सिक्वेंटली क्या करें आप, डिस्काउंट को क्या करें, रिकॉर्ड करें, और रेवेन्यू की वैल्यू क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। ठीक है जी। उसके बाद बी पॉइंट, रिकॉर्ड रेवेन्यू फॉर reduce net amount if the customer is expected to pay early. अगर लगता है कि कस्टमर आपको जल्दी पे कर देगा तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करें नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट। If a customer pays early as expected, the net amount is due as recorded already. If a customer does not pay early as expected, treat the additional amount received as a रेवेन्यू फ्रॉम ओरिजिनल सेल। मतलब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था कितने पर, 300 पर, उसने टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो आपकी जेब में 300 है, 360 आए, तो 60 रुपए इजाफी आ रहे हैं, उसको क्या कर लो, आज रेवेन्यू मान लो। अभी 4 बातें हुई, पॉइंट वर्बली बोल रहा हूँ फिर एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था 360, क्यों किया था, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि सामने वाला डिस्काउंट अवेल करेगा। सिचुएशन नंबर 1, उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया, आपकी जेब में कितने पैसे आए, आपने रिसीवेबल कितने से खत्म किया, 360। क्लियर। सिचुएशन नंबर 2, आपको एक्सपेक्टेड था कि सामने वाला डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, आपने रेवेन्यू कितने पे रिकॉर्ड किया, लेकिन सामने वाले ने डिस्काउंट अवेल कर लिया, यानी वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुखालिफ गया, तो अब आपको 360 मिले या 300 मिले, 300 मिले। 300 मिलकर आपने रिसीवेबल कितने से खत्म किया, जो 60 से आपके जेब में पैसे कम आए उससे आप क्या करेंगे, रेवेन्यू को रिड्यूस करेंगे। 2 केस हो गए। तीसरा केस, आपको एक्सपेक्टेड था कि सामने वाला डिस्काउंट अवेल करेगा, आपने रिसीवेबल कितने से रिकॉर्ड किया और रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड किया, 300 से, और विद इन एक्सपेक्टेशन उसने क्या कर दिया, आपको पैसे दे दिए। पैसे कितने आए, और 300, और रिसीवेबल भी कितने से खत्म हुआ, 300 से। आपको एक्सपेक्टेड था कि सामने वाला डिस्काउंट अवेल करेगा, आपने रेवेन्यू कितने पे रिकॉर्ड किया, 300 पर, रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्ड किया, 300 पर, लेकिन उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया। तो क्या करें, तो जो आपको 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं उसको क्या मान लें, रेवेन्यू मान। बन गए 4 केस। ये चारों बातें इधर लिखी हुई, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ लीजिए, मैंने जबानी समझा दी। अब ये एग्जाम्पल अगर आपने कर ली, अगले पेज में मत जाइएगा, बस इसी पेज पर रुक जाइएगा। इन 4 एग्जाम्पल की जो जो पॉसिबल एंट्रीज बनती है ना, बना दें। ये एक केस की 4 सिचुएशन है जो मैंने जबानी बताई है, वही इसके अंदर। जी हाँ, लाइट बंद कर सकते हैं, लेकिन ये नीचे बटन है ना वाला, यहाँ ये वाला, ये बंद कर, सही है। पढ़ूं क्या सवाल है, क्या लिखा हुआ है, मारिया एंटरप्राइजेस सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू जहरा ट्रेडर्स। मारिया एंटरप्राइज ने गुड्स किसको बेची,
ज़ेरा ट्रेडर्स को। कब बेची? ऑन 8 अगस्त 2021, टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 2021। 8 अगस्त को इनवॉइस जनरेट हुई है। पेमेंट टर्म्स क्या है? 31 अगस्त तक पेमेंट हो जानी चाहिए, उससे लेट नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है हाउएवर इफ ZT पेज विद इन, और एक ऑफर भी दी, अगर तुम 10 दिन में पेमेंट कर दो तो इट विल बी इंटाइटल्ड टू अ 4% डिस्काउंट एंड विल हैव टू पे ओनली 9,600। मतलब 10,000 का 4% निकाल लीजिए। 10,000 को 0.04 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा? 400। तो इसका मतलब अगर 10 दिन में पेमेंट कर दे तो 10,000 में से 400 नहीं देने, कितने देने हैं? अब 4 केस बनेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 9,600 आपको मिलेंगे? मतलब विद इन 10 डेज आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर विद इन 10 डेज आप एक्सपेक्ट करते हो पेमेंट मिलेगी तो आपको रेवेन्यू 9,600 पे रिकॉर्ड करना है। अगर आपको लगता है पेमेंट विद इन 10 डेज नहीं मिलेगी तो फिर आपको रेवेन्यू 10,000 पे रिकॉर्ड करना। ठीक है। देखिए केस ए और के ई भी बना हुआ है। केस ए, क्या केस ए है? ME expected that ZT will not pay within 10 days। यानी पहले दो एग्जाम्पल्स में एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो 10 दिन में पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करें पूरे 10,000 का। ठीक है जी। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? अकाउंट, इसकी डेट्स प्रॉपर लिख दें आप अपने साथ। 8 अगस्त को आप एंट्री बनाएं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट, कितने से? 10,000 से। 10,000 से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? आमतौर पर सर ट्रेड कैश डिस्काउंट कंफर्म नहीं होता कि आपको देना है या नहीं देना। हाँ जी। अब अगला जुमला क्या आ रहा है? ME expected that ZT will not pay within 10 days and ZT actually paid on। जैसा आपको तवक्को थी वैसा ही, कोई मसले वाली बात ही नहीं। अब 31 अगस्त को आप एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट पूरे 10,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पूरे 10,000 से। इसका बी पार्ट, 8 अगस्त को आपने एंट्री बनाई, क्या है केस बी में? क्या है? ME expected that ZT will not pay within 10 days। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। तो आप अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दें 10,000 से, और रेवेन्यू आप क्रेडिट कर दें कितने से? 10,000 से। लेकिन आगे लिखा हुआ है बट ZT एक्चुअली पेड ऑन। तो 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कितने दिन हुए? 10 दिन हुए। 10वें दिन क्या कर दी उसने? तो क्या ये एलिजिबल फॉर डिस्काउंट हो गया? यस हो गया। अब ये हमें 10,000 रुपए दे रहा है, 9,600 रुपए दे रहा है। तो अब हम एंट्री बना रहे हैं 17 अगस्त को, क्या? बैंक डेबिट कितने से? 9,600। लेकिन हमारी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल कितने से मौजूद है? तो हम अकाउंट रिसीवेबल क्या कर देंगे? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे 10,000 से।
तो अब जो 10,000 में से हमें 400 रुपये क्या मिले, कम मिले, उसको हम आमतौर पर डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट किस पे जाएगा, रेवेन्यू पर। रेवेन्यू या सेल्स का कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे। कितने से, 400 से। फिर ऐसे ही इसका सी केस है। सी केस क्या है, ME expected that ZT will pay within 10 days and ZT actually paid on, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया वैसा ही हो गया। 8 अगस्त को आपने एंट्री बनाई कि जी आपसे वो डिस्काउंट अवेल कर जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये एक्सपेक्टेड आपको आज ही है रेवेन्यू रिकॉर्ड करते वक्त, तो आप रेवेन्यू को भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक, लेकिन कैश डिस्काउंट से भी नेट ऑफ कर दें। तो फिर क्या करेंगे आप, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे 9,600 से, और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 9,600 से। और उसने आपको पेमेंट कब कर दी, 17 अगस्त को, यानी कि उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया। अब आपको पैसे कितने मिले, बैंक डेबिट हुआ 9,600 से, और आपकी बुक्स में अकाउंट रिसीवेबल कितना बना हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल भी कितने से खत्म कर दें आप, 9,600। क्लियर है ये बात, यही सबको कंफर्म। देन उसके बाद डी पॉइंट बताइए, 8 अगस्त क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, तो आपने सेल रिकॉर्ड कर दी, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया 9,600। रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 9,600, लेकिन उसने उस डिस्काउंट को अवेल नहीं किया। उसने कब पेमेंट की, 31 अगस्त। अब क्या होगा, अब उस आपके पास अकाउंट रिसीवेबल बना हुआ कितने से, लेकिन क्या उसने डिस्काउंट अवेल किया, तब वो आपको कितने पैसे देगा, तो आपकी जेब में कितने पैसे आए, तो आपने बैंक डेबिट कर दिया कितने से, 10,000 रुपए से। ठीक, अब अकाउंट रिसीवेबल आपकी बुक्स में कितने से मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है 9,600 से। तो जो आपको 400 रुपए क्या मिले, इजाफी मिले, क्या करें, रेवेन्यू में क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे 400। समझे बात यार, तो ये चारों केस आपके सामने आते हैं। अगर कोई बोले कि आमतौर पे हम क्या एक्सपेक्ट करें, तो हम बोलेंगे आमतौर पे तो हम अनसर्टेन है इस बारे में कि वो ट्रेड डिस्काउंट अवेल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है जी, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह बता दे कि जी एक्सपेक्टेड है कि वो अवेल करेगा, तो फिर हम इसी तरह ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक है जी, तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कुछ अच्छी तरह फर्क करना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एसओसीआई के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। मींस एसओसीआई में जो सेल आ रही है वो ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, और ये अब आप देख रहे हैं कि इस एंट्री में कैश डिस्काउंट भी इसी में से क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो इसका मतलब जो एसओसीआई में दिखने वाली सेल है वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट भी होगी और कैश डिस्काउंट भी। और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कैश डिस्काउंट अलग से दिखाई दे रहा है, तो फिर आप खुद एसओसीआई बनाते वक्त उसको सेल में से क्या कर देंगे, नेट कर। और डिस्काउंट रिसीव दिख रहा है तो परचेज में से नेट कर देंगे। स्टेवर्ड वाला क्वेश्चन आप दोबारा देखिए, एकदम आपको आइडिया हो जाएगा।
बुक में तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अल्टीमेट अप्रोच तो यही, तो मैंने आपको इस पे डाइवर्ट कर दिया। ठीक है जी, ओके ना, प्लीज थोड़ा टॉपिक कंप्लीट करें ताकि इसके एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकें। अब नाउ अकाउंटिंग फॉर सेल्स, आप मुझे बताएं सेल्स की अकाउंटिंग आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, या तो कैश बुक में रिसिप्ट, या फिर कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्स डे बुक में, क्रेडिट सेल्स को, दो ही जगह है आपके पास। कैश बुक में आप सेल रिकॉर्ड नहीं कर रहे, याद रखिएगा, कैश बुक में आप उस सेल के से मिलने वाली रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ लेके जाएंगे आप, और फिर पेपर में मुस्तकिल ऐसे सवाल आ रहे हैं कि बताइए सेल्स अकाउंट कहाँ पर मौजूद है। सेल्स लेजर में मौजूद है, जर्नल लेजर में मौजूद है, परचेज लेजर में मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल लेजर में मौजूद है। ये आपको पता ना चाहिए सेल्स का टी अकाउंट खुद कहाँ पर है, सेल लेजर में। तो फिर सेल लेजर किसका नाम, सेल लेजर वो सब्सिडरी बुक है जहां पर तमाम इंडिविजुअल कस्टमर्स के पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, ऐसी कोई कहानी सुनाई थी मेरे ख्याल से, पर बहुत पुरानी बात हो गई सर, बहुत पुरानी बात हो गई सर, बीच में तो ऐसा लगा है कि कोई सब्जेक्ट है ही नहीं हमारा ऐसा कोई। ठीक है, बोले। ठीक है जी, अब अकाउंटिंग फॉर सेल्स है। देखें, आपने जब लेटर राइटिंग शुरू की होगी, सबसे पहला लेटर क्या लिखा, बिजनेस लेटर राइटिंग में सबसे पहला लेटर क्या लिखा, उसूली तौर पर देखा था, मुझे नहीं पता आपने उसूल फॉलो किया कि नहीं किया, लेकिन उसूली तौर पर जब लेटर लिखवाया जाता है सबसे पहला लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर में सबसे पहला लेटर क्या सिखाया जाता है, ताकि कम्युनिकेशन का स्टार्ट, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन का स्टार्ट जिस लेटर से होता है ना, वो लेटर क्या होता है, कंपनी को क्या होता है, इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी से शुरू होगा ना, प्रोडक्ट की इंक्वायरी है, प्रोडक्ट की क्या चाहिए आपको, मालूमात चाहिए, यहां से क्या होगा, आगाज होगा, नहीं जी। हकीकत अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो बिजनेस का आगाज कम्युनिकेशन का कहां से हो रहा है, कस्टमर और सेलर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो ये देखें, ये आप उधर क्या बोल रहे हैं उसको इंक्वायरी लेटर, यहाँ बोल रहे हैं आप उसको सेल्स कोटेशन। भाई जरा वो सेल्स कोटेशन भिजवाना, जरा कोई ब्रोशर भिजवाना, जरा प्रोडक्ट की मालूमात देना, इसी में ही आपको परसुएसिव लेटर लिखना होता है कि जी प्रोडक्ट की मालूमात देने के साथ उसको आपने कुछ ऐसा भी करना होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट को क्या करे, ऑर्डर करे, ऑर्डर दे। इसका मतलब इंक्वायरी लेटर इज नॉट ऑर्डर लेटर, ये सेल्स कोटेशन है। बिफोर ऑर्डरिंग कस्टमर ऑफ्टन रिक्वायर्स customers often require sales quotation for review in their company. It is created as a proposal of your goods and services to a customer. जब आप इसका जवाब देंगे, इंक्वायरी इज नॉट द प्रपोजल, ये लॉ का भी मसला आएगा आगे जाकर। इंक्वायरी कोई ऑफर नहीं है, इंक्वायरी तो जस्ट क्या है, इंफॉर्मेशन, मालूमात ले रहे हैं हम आपसे, समझ में आई तो क्या करेंगे, आपको ऑर्डर देंगे। तो आपका जो जवाब होगा ना, वो जवाब इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो आपकी तरफ से क्या लगे, ऑफर लगे। तो ये इंक्वायरी है, आप उसका क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन क्या इंक्वायरी होने से और इंक्वायरी का रिस्पॉन्स देने से सेल हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई, कोई डबल एंट्री बनी, या जस्ट कम्युनिकेशन चल रही है? जवाब क्या है, इम्पैक्ट ऑन डबल एंट्री, नो। सामने वाले की तरफ से क्या आया,
ऑर्डर आ गया, ऑर्डर प्लेस कर दिया उसने। क्या मिला? फ्रॉम कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर। पहले इंक्वायरी आई थी आपकी तरफ से, इंक्वायरी, रिस्पॉन्स गया था, उसको सेल्स कोटेशन बोलेंगे। वहां से ऑर्डर आया, वो ऑर्डर क्या है? आपके उस इंक्वायरी रिस्पॉन्स की, प्रपोजल की क्या है? एक्सेप्टेंस। तो उसने आपकी ऑफर क्या की? कबूल की, जिसमें आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किए होंगे, जिसकी वजह से वो आपकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए क्या हुआ होगा? तैयार हुआ। ठीक है जी। फ्रॉम द कस्टमर प्लेसिंग ऑर्डर, खाली अभी उसने ऑर्डर प्लेस किया है। अच्छा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? उस ऑर्डर को, कि भाई आपने जो है वो ऑर्डर प्लेस करने में देर कर दी है, ये सामान हमारे पास क्या हो गया? आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसका मतलब सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने से भी कुछ नहीं होगा। ऑर्डर प्लेस करते भी कोई डबल एंट्री पास नहीं होगी, कोई राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश नहीं होगी। फिर आपने उस ऑर्डर का जवाब देते हुए क्या किया? उसके ऑर्डर के मुताबिक क्या कर दी? गुड्स डिस्पैच निकाल दी। तो आपने उसको गुड डिस्पैच नोट भेजा, मतलब एक नोट लिखा, लेटर लिखा कि भाई मैं आपको आपके रिक्वायर्ड गुड्स क्या कर रहा हूँ? भेज रहा हूँ। यहाँ से डिस्पैच हो गई। तो डिस्पैच के वक्त भी कोई एंट्री बनी, क्योंकि एंट्री कौन बना रहा है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के पास सेल होने का एविडेंस क्या है? इनवॉइस। उसके बाद क्या आएगा? डिलीवरी नोट आएगा। डिलीवरी नोट का मतलब क्या है? डिस्पैच आपने किया, डिस्पैच नोट के साथ उसने क्या किया? उसने बोला हाँ जी सामान खैर आफियत से पहुंच चुका है। डिलीवरी नोट, उसका रिस्पॉन्स आ गया। अ नोट दैट ए कंपनीज गुड्स, अ कस्टमर विल चेक this to make sure that it agrees with his order and that it is consistent with what he has actually, मतलब ये एक चेक लिस्ट होगी समझ में, जिसके अंदर वो देख रहा होगा कि भाई क्या उसका पूरा ऑर्डर फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद क्या इशू की जाएगी? सेल्स इनवॉइस। ये इनवॉइस कहाँ इंटर होगी? सेल्स डे बुक में। जब सेल्स डे बुक में इंटर होगी तो अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट होगा, और सेल्स डे बुक के टोटल के थ्रू सेल अकाउंट भी जर्नल लेजर में क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर ये भूल गए तो बराए मेहरबानी रिकॉल कर लीजिएगा इसको। ठीक है जी। तो इसके बाद ये क्या बन गई? यस, इस स्टेज पे क्या बनी? एंट्री बन गई। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हर कस्टमर का अकाउंट होगा, उसमें देख रहे होंगे उसमें कितने पैसे उसके ऊपर वाजिबुल अदा है। अ डॉक्यूमेंट टू शो द कस्टमर दैट द अमाउंट स्टिल owed at a point in time. It will be the net amount of all invoices issued less cash received by the business up to, यानी एक स्टेटमेंट देंगे कि भाई आपको अपने इतनी सेल की थी, उसमें से इतनी पेमेंट आपने कर दी है, अब इतना नेट अमाउंट आप पर वाजिब रहता है वो पे कर। ठीक है जी। लेकिन अब मसला ये है कि बजाय वो अमाउंट पे करने के क्या कर दे आप? गुड्स वापस कर। तो क्या होगा? सेल रिटर्न हो जाएगी ना, और सेल रिटर्न होने पे क्या बनेगी? एंट्री। अब ये समझने वाली बात, एक उसूल समझेगा बराए मेहरबानी, बड़ी फॉर्मल चीजें हैं, फॉर्मल लाइफ में जब जाएंगे तब आइडिया होगा। एक इनवॉइस जो आपने लिखी है, उस इनवॉइस के अंदर अगर कोई तब्दीली करनी है तो क्या करेंगे? उस इनवॉइस को फाड़ के फेंक देंगे, या उसी को काट पीट के तब्दील कर देंगे। ये सारे इनफॉर्मल वे। प्रैक्टिकल लाइफ में इनवॉइस को अमेंड करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट। क्या बोलते हैं? और सबसे ज्यादा किसी वजह से अगर इनवॉइस क्या होती है? अमेंड होती है, तो वजह सेल्स एंड परचेज रिटर्न है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट नोट का ताल्लुक सिर्फ सेल्स और परचेज रिटर्न से नहीं है। तो आइए, याद होगा सेल रिटर्न डे बुक आपने पढ़ा था, उधर नोट लिखा हुआ था। इनवॉइस की जगह क्या लिखा था? नोट लिखा हुआ था। परचेज रिटर्न डे बुक आपने पढ़ा था, वहां भी इनवॉइस की जगह क्या लिखा हुआ था? तो अब हमने आखिरी बात जो समझनी है ना इसके अंदर, वो क्या है? ये नोट। ये नोट क्या है? नोट इस बात का एविडेंस है। नोट मतलब कोई लिखी हुई बात, कोई पर्ची, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस। ये इस बात का एविडेंस है कि सामने वाले ने आपको गुड्स वापस की और आपने उसकी वापसी क्या कर ली? कबूल कर ली। अब समझेगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अपने पास दो हिस्से बना लें, एक तरफ लिखें सेलर और एक तरफ लिखें बायर।
क्या लिखा आपने? एक तरफ लिखा सेलर, एक तरफ लिखा बायर। क्या लिखा? एक तरफ आपने सेलर, एक तरफ लिखा बायर। ठीक है जी। सेलर ने गुड्स बेची उधार पर, एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट, मान लें 1,00,000 रुपए से। जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल है, वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? तो बायर भी तो सेम एंट्री अपनी बुक्स में बना रहा होगा, बायर का भी तो अकाउंटेंट बैठा होगा ना, उस साइड पे भी तो अकाउंटिंग चल रही होगी ना। क्या एंट्री बन रही होगी? क्या एंट्री बन रही होगी बताइए? परचेजेस, परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। कितने से ना? 1.5 लाख से ना जुनैद? 1 लाख से। उसने कॉस्ट पे बेच दी थी ना अपनी, उसने अपनी कॉस्ट पे बेच दी, तो 1.5 लाख में। अच्छा, इसमें प्रॉफिट होगा? ओ मैं भूल गया। अच्छा, सेलर के लिहाज से जो सेलिंग प्राइस है वो बायर के लिहाज से क्या है? कॉस्ट। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं। चले, मैं जुनैद को कंफ्यूज करके कर रहा हूं, बाकी सबको लगता है कंफ्यूज कर दिया। परचेजेस डेबिट 1 लाख से, अकाउंट पेएबल क्रेडिट 1 लाख से। अब आप मुझे बताएं, ये जो सेलर की बुक में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ हुआ, ये कौन है? ये कौन है? तो इसका मतलब इसने अकाउंट रिसीवेबल के नाम से किसको डेबिट किया हुआ है? तो बताएं, सेलर की बुक में बायर का बैलेंस डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, क्योंकि उसने क्या करना है? रिसीव करना है। बायर की बुक्स में सेलर का बैलेंस बतौर लाइबिलिटी क्या? क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? अच्छा जी। बेचने का एक्शन कहां से शुरू हुआ? मतलब बेचते वक्त सबसे पहले एंट्री किसने बना ली होगी? सेलर ने। फिर इनवॉइस इसको मिली होगी, तो बायर की एंट्री तो थोड़ी देर से बनी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन वापसी कहां से शुरू होगी? तो वापसी की एंट्री सबसे पहले कौन बना रहा होगा? बायर। बायर का एंट्री बनाएगा। मान लें कि वो इसमें से 10,000 की गुड्स क्या करना चाह रहा है? वापस करना चाह रहा है। वो एंट्री बनाएगा परचेजेस रिटर्न। रिटर्न क्या? 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 डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। अच्छा, परचेज रिटर्न क्रेडिट, मान लें कितने थे? 10,000 से। और अकाउंट पेएबल क्या? डेबिट। कितने से? 10,000 से। क्या मतलब? जब बायर ने गुड्स वापस की तो बायर ने ये बोला कि भाई सेलर भाई, तुम कल तक मेरी बुक्स में क्या थे? क्रेडिट बैलेंस थे। लेकिन क्यों थे? इसलिए कि मैंने तुमसे गुड्स खरीदी थी, लिहाजा मुझ पर वो 1,00,000 रुपए पे करने की लायबिलिटी क्या थी? मौजूद थी। आज जब मैं तुम्हें गुड्स क्या कर रहा हूँ? वापस कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट कर रहा हूँ। क्रेडिट करूंगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या कर रहा हूँ? डेबिट कर रहा हूँ। तो अब यहां पर बायर, प्लीज, यहां पर बायर इस एंट्री को बनाते वक्त जो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसको बोलेंगे डेबिट नोट। क्या बोलेंगे? तो डेबिट नोट कौन इशू करता है? बायर। किसको इशू करता है? सेलर को। क्यों इशू करता है? अभी पर्ची रिटर्न नहीं बोलना। जब वो जब वो अपनी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस को क्या करेगा? डेबिट कर, तो बोलेगा डेबिट कर रहा हूं तुम्हें, मतलब मेरी बुक्स में तुम्हारा बैलेंस क्या था? क्रेडिट बैलेंस था। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो इनवॉइस पे क्या आ रही है? अमेंडमेंट आ रही है, उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें डेबिट कर रहा हूं। वो डेबिट नोट इशू किसने किया? गुड्स के साथ किसको मिला? सेलर ने वापसी कबूल की या नहीं की? दो बातें। अगर सेलर ने वापसी
कबूल की तो सेलर उसको एक्नॉलेज करेगा। कैसे एक्नॉलेज करेगा? एंट्री बनाएगा। क्या एंट्री बनाएगा? सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। और सेलर बोलेगा सुनो भाई बायर, तुम कल तक मेरे बुक्स में, अरे सुनो बायर, तुम कल तक मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस से, अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, यानी मैं तुमसे अभी 10,000 रुपये मांगूंगा या नहीं मांगूंगा? मैं भी अपनी इनवॉइस क्या कर रहा हूँ, अमेंड कर रहा हूँ। तो मैं अब तुम्हें क्या इशू कर रहा हूँ? क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कौन इशू कर रहा है? सेलर। रिसीव कौन कर रहा है? तो क्रेडिट नोट इशू करने वाले के लिए मकसद क्या है? सेल रिटर्न रिकॉर्ड करना। रिसीव करने वाले के लिए मकसद क्या है? उसकी परचेज रिटर्न क्या हो गई? कबूल हो गई। डेबिट नोट इशू किसने किया? बोले ना बेटा। तो जिसने इशू किया किस मकसद की वजह से इशू किया? परचेज। ठीक है, अभी मकसद क्या है? परचेज रिटर्न की वजह से। पक्का? लेकिन जिसने वो डेबिट नोट रिसीव किया उसके लिए वो परचेज रिटर्न है या उसके लिए वो सेल रिटर्न है? अब एग्जामिनर के धोखे समझना। एग्जामिनर बोलता है कि तुम्हारे बिजनेस ने डेबिट नोट इशू किया, मतलब तुम कौन हो? बायर हो, और तुमने किसी को सामान वापस किया है, मतलब तुम्हारे लिए क्या हुई? परचेज रिटर्न। एग्जामिनर का धोखा बोलता तुम्हारे बिजनेस ने डेबिट नोट रिसीव किया, तो मतलब किसी ने इशू किया ना, तो जब भी तुमने रिसीव किया, तो जिसने इशू किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज रिटर्न, तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सेल रिटर्न। तुम्हारे बिजनेस ने क्रेडिट नोट इशू किया, तो फिर तुम्हारे पास डेबिट नोट आया होगा, जब भी तो क्रेडिट नोट इशू किया ना, तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सेल रिटर्न। तो फिर किसी ने क्रेडिट नोट रिसीव किया, जिसने रिसीव किया उसके लिए परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे घूमना शुरू हो जाएंगे। तो आइए आइए आइए, कोई मसले वाली बात नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट में फिल वक्त देखें, असल बात तो ये है कि डेबिट और क्रेडिट नोट का ताल्लुक सिर्फ सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न से नहीं है। ये ओरिजिनल इनवॉइस को अमेंड करने के लिए बनाया था, लेकिन फिल वक्त आप इसको सिर्फ सेल और परचेज रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, ठीक है, वरना आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। देखें, इधर लिखेंगे हम इशूड बाय, और इधर लिखेंगे हम रिसीव बाय। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? अरे क्या लिखा मैंने? तो जुमला कैसे बनेगा? डेबिट नोट इशूड बाय। बोले ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करवाएं। डेबिट नोट इशूड बाय। हाँ, डेबिट नोट कौन इशू कर रहा है? बायर। कैसे? बायर की बुक्स में कल तक सेलर का बैलेंस क्या था? क्रेडिट बैलेंस था। जब वो गुड्स वापस कर रहा है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट करके अकाउंट पेएबल डेबिट कर रहा है, तो वो सामने वाले को बता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बुक्स पे क्या कर रहा हूँ? डेबिट कर रहा हूँ। तो डेबिट नोट किसने इशू किया? बायर ने। ठीक है, तो रिसीव किसने किया? तो जब सेलर ने वापस आई हुई चीज को एक्नॉलेज कर लिया, तो उसने क्या इशू किया? क्रेडिट नोट इशू करने वाला कौन? सेलर। रिसीव करने वाला कौन? अब अगर आपने वाकई इस बात को समझ लिया है, तो आपको अपने बिजनेस के पॉइंट पे सोचना है। क्रेडिट नोट इशूड बाय योर बिजनेस मीन्स, माशाल्लाह, डेबिट नोट इशूड बाय योर बिजनेस
डेबिट नोट received by your business. Credit note received by your business. ये ब्लैंक्स फिल कर दो। अगर हमारा बिजनेस क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो हम कौन हुए? सेलर। वजह क्या है? कहीं से गुड्स वापसी आई हैं तो हम उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं और कबूल कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट नोट इशू करना क्या कहलाया? सेल्स रिटर्न। ऐसे आप फिल करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाए। हम जवाब देखें क्या होगा इसका। क्रेडिट नोट इशूड बाय योर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, मतलब हम कौन है? सेलर। और क्रेडिट नोट हम अपनी इशू की भी इनवॉइस के अगेंस्ट इशू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने इनवॉइस इशू की थी तो हमने किसी को अपनी बुक्स में क्या किया था? डेबिट किया था। तो आज हम उसको अपनी बुक्स में क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। मतलब हम अकाउंट रिसीवेबल कम कर रहे हैं। कैसे? सेल्स रिटर्न को डेबिट करके। तो मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट इशूड बाय योर बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस डेबिट नोट इशू कर रहा है तो हम अपनी बुक्स में किसी को डेबिट कर रहे हैं। किसको? उसको जिसका कल तक हमारी बुक्स में बैलेंस क्या था? क्रेडिट बैलेंस था। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? लाइबिलिटी। तो अगर क्रेडिट बैलेंस आज डेबिट हो रहा है तो मतलब लाइबिलिटी में क्या आ रही है? कमी आ रही है। वजह? क्योंकि हम गुड्स क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? परचेज रिटर्न। डेबिट नोट रिसीव्ड, तो जो इशू कर रहा था उसके लिए डेबिट नोट इशू करना, अगर परचेज रिटर्न था तो जो रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न होना चाहिए। क्रेडिट नोट रिसीव बाय योर बिजनेस, जो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करना क्या है? सेल रिटर्न है। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए यकीनन क्या होगा? परचेज रिटर्न। दो लाइनें याद रखें, उसका अपोजिट खुद ब खुद क्या होगा? याद होगा। मतलब आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर आपका बिजनेस क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो मतलब क्या है, और डेबिट नोट इशू कर रहा है तो मतलब क्या है। तो फिर रिसीव करने वाले के लिए कहानी क्या होगी? बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ठीक है जी। क्रेडिट नोट रिसीव बाय योर बिजनेस मींस परचेज रिटर्न, कि आपकी वापसी की हुई गुड्स किसी ने क्या कर ली है? एक्नॉलेज कर ली है, उसने एक्सेप्ट कर ली है, और उसने आपके बैलेंस को क्या कर दिया है? अपनी बुक से रिसीवेबल के बजाय रिसीवेबल को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है, बैलेंस कम कर दिया। हाँ जी। नहीं समझ में आई बात या नहीं? ये सवाल आते हैं, ये भी आते हैं एग्जाम में।
credit note issued when a customer returns goods and the business agrees to this. यानी क्रेडिट नोट डेबिट नोट के रिस्पॉन्स में इशू हो रहा है, क्योंकि वापसी का एक्शन कहां से शुरू हुआ? तो पहले क्या आया? डेबिट नोट आया या पहले क्रेडिट नोट गया? उसूली तौर पे पहले डेबिट नोट आया, उसके जवाब में क्या किया? क्रेडिट नोट। तो issued when a customer returns goods and the business agrees to this, the business issues a credit note to acknowledge that the amount specified is no longer owed to them by customer. हमारा क्रेडिट नोट इशू करना उसको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि जी कल तक ये रिसीवेबल था, आज ये रिसीवेबल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया है। जब तो क्या इशू किया गया है? क्रेडिट नोट। तो इसका मतलब गुड्स वापसी नहीं कर रहा ना, वो बोलेगा ले जाओ भाई, ये तो हो गई, बिक गई, आप थोड़ी वापसी, खरीदा हुआ माल वापसी नहीं होता। ऐसा हो सकता, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। पॉलिसी के ऊपर, बिजनेस की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। चलिए बिल्कुल ऐसे ही क्या है, अकाउंटिंग फॉर परचेजेस। ऐसे ही क्या है, क्या आ रही है? परचेज रेक्विजिशन। क्या आई भाई? एन आइटम शुड बी रेक्विजिशन फर्स्ट इफ नॉट लाइंग इन द स्टॉक। क्या मतलब? आप, एक डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, यानी मतलब विद इन द कंपनी एक डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है? स्टॉक मेंटेन करना। तो वो बताएंगे कि जी स्टॉक लेवल क्या हो गया, फला चीज का डाउन हो गया है, क्या मैं खरीद मतलब मंगवाऊं, ऑर्डर कर दूं? तो इसका मतलब पहले वो मैनेजमेंट को रिक्विजिशन देंगे, मतलब कि ये चीजें शॉर्ट हो गई हैं, क्या करें? आप अप्रूव करें, अप्रूव करें तो हम ऑर्डर देते हैं आगे। तो इसका मतलब ये मामला कहां से शुरू हो रहा है? खरीदने वाला पहले इंटरनली जो उनकी मैनेजमेंट है उससे क्या करवा रहा है? अप्रूव करवा रहा है। तो लिखा हुआ है एन आइटम should be requisition for first if not lying in the stock। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो खाली एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, इसमें कोई एंट्री बनी नहीं। कोटेशन एंड अप्रूवल, where value of goods exceeds certain limit, quotations are usually obtained from at least 3 suppliers। purchase order is then initiated after evaluating quotation। हाँ भाई, पहला हिस्सा अप्रूवल दे दी मैनेजमेंट ने, अब किससे खरीदोगे भाई? अपनी मर्जी के सप्लायर से नहीं, वो फला है उससे भी पूछ, रेट लो, उससे भी रेट लो, उससे भी रेट लो, जरा 3-4 लोगों से रेट लेके पहले हमारे सामने रखो, फिर हम देखते हैं कौन सबसे सस्ता दे रहा है, फिर हम आपको देंगे ऑर्डर देने के लिए। इसका मतलब सेकंड स्टेज क्या हुआ? मुख्तलिफ जगहों से क्या आएगी? कोटेशन। उस कोटेशन की भी किससे लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। किससे? मैनेजमेंट से। ठीक, उसके बाद जाएगा नंबर थर्ड स्टेज पे, क्या? परचेस ऑर्डर। अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय द बिजनेस टू प्लेस ऑर्डर। ठीक है, इस वक्त भी कोई एंट्री नहीं बनेगी। फिर गुड डिस्पैच नोट आएगा, जवाब में गुड्स रिसीव्ड नोट जाएगा। अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द गुड्स हैव बीन चेक्ड। जो उसने चेकलिस्ट दी थी वेरिफिकेशन के लिए कि गुड्स हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं है, तो फिर checked against the delivery note when and what has actually been received. The GRN, good received note, is sent to account staff who will check that what has been received is what was ordered and that the invoice agrees with what was received। फिर क्या मिलेगी भाई? परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस किसको मिलेगी? अकाउंटेंट को। अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर गुड्स डिलीवर, वो परचेज इनवॉइस इशू करेगा। परचेज इनवॉइस कहाँ एंटर होगी? परचेज डे बुक में, वहां से एंट्री जाएगी परचेज लेजर में इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में, और फिर परचेज डे बुक का टोटल होने के बाद कहाँ जाएगी? जर्नल लेजर में, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड। आप भूल गए बेटा, रिकॉल कर लीजिएगा लास्ट।
भाई ने तो पहले ट्रायल बैलेंस बना लेता है कि इनका आज वो आए हैं, उनको पता है क्यों लेट आए हैं, उनको पता है सर आते ही ट्रायल बैलेंस पूछेंगे मुझसे। पेपर था, अच्छा अच्छा ओके। बी कौन था, बी काम, आराम से, सबसे आसानी से होने वाला पेपर है ना। चले, उसके बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट निकलेगी, अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सप्लायर टू शो द अमाउंट स्टिल ऑड एट अ पॉइंट इन टाइम, तो इसकी कोई एंट्री नहीं है। फिर क्रेडिट नोट रिसीव्ड, तो क्रेडिट नोट रिसीव क्या है, डेबिट नोट इशूड, लिखा नहीं है यहाँ पर, आपको एक एंगल में सोचने के लिए ऐसा बोला है। आपने क्या इशू किया है, डेबिट नोट, जिसके जवाब में उसने क्या इशू किया, क्रेडिट नोट, जो आपने क्या किया, रिसीव किया। इशूड बाय सप्लायर व्हेन वी रिटर्न गुड्स और गेट क्रेडिट बिकॉज ऑफ डैमेज गुड्स, तो इसकी क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। क्यों, क्योंकि डेबिट या क्रेडिट नोट ओरिजिनल इनवॉइस को क्या करता है, अमेंड करता है। ये पूरा प्रोसीजर आप ध्यान में रखिएगा जी। बनेगी ना, बन जाएगी, कंफर्म है। नॉर्मल, एक तो पता है ना हमें बिजनेस के नॉर्म्स क्या होते हैं, हमें पता है हम उससे कुछ खरीदते रहते हैं, हमें पता है हम उसको वापस करते रहते हैं, तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं, एंट्री बना देंगे। बहुत रेयर बात है कि सामने वाला एक्सेप्ट ना करे, एक बिजनेस को पता है कि उसकी क्या प्रैक्टिस चलती है। ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब पूछा जाए सेल्स डे बुक में ट्रांजैक्शन कौन सा डॉक्यूमेंट देख के बनाई जाती है, जवाब क्या होना चाहिए, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्या जवाब होना चाहिए, सेल्स इनवॉइस होना चाहिए, नहीं, या इस तरह ऑप्शन ये है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस की डबल एंट्री नहीं बनती, तो ये सारे नाम आ सकते हैं। इनमें से कौन से ऑप्शंस पे डबल एंट्री बनती है, तो उसमें परचेज इनवॉइस और क्रेडिट नोट रिसीव, डेबिट नोट इशूड लिखा हुआ आ सकता है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है, तो इस तरह की चीजों का आपको आइडिया लेना पड़ेगा। अकाउंटिंग में भी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं, अगर आपने चीजें सही से पढ़ी हुई है इस खास तौर पे इस चैप्टर से, तो इसके एमसीक्यूज निमट जाएंगे आसानी से, इसलिए मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया यहाँ से। अब आप बराए मेहरबानी एक काम ये कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस भाई, ट्रायल बैलेंस, सारे ट्रायल बैलेंस अभी बना लें जब तक टाइम है, मैं क्लास ही लेता मजीद, आज निपटा दें आप सारे ट्रायल बैलेंस, घर जाने के बाद तो बनेंगे इसी इसी बात। मुझे चाहिए अब आपको तरह क्या कहते हैं आगे पढ़ाने के लिए चीजें कनेक्टेड चाहिए, अगर चीजें कनेक्ट नहीं हुई तो आगे पढ़ाने में मसला हो। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से ट्रायल बैलेंस बना लें बराए मेहरबानी। क्या कह रहा हूँ, हाँ बुक्स ऑफ कब बनाएंगे, 12 बजे के बाद। अच्छा जी, एक पॉइंट और भी आया, वो भी सीख ले साथ साथ, फायदा हो जाएगा। लगाए हेडिंग अपने पास, कॉन्ट्रा सेटलमेंट। बिजनेस ए, बिजनेस बी। अब एक सवाल का जवाब दें आप लोग, क्या एक बिजनेस जरूरी है दूसरे बिजनेस से चीजें खरीदे, ऐसा भी सकता है एक वक्त में खरीदे भी और उसको बेचे भी, ये मुमकिन है। मतलब किसी चीज में आप होलसेलर हो, सामने वाला रिटेलर है, और जिस चीज में वो होलसेलर है उसमें आप रिटेलर हो, या किसी एक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, ठीक है, और दूसरे वाले केस में
डिस्ट्रीब्यूशन किसी दूसरे के पास, लेकिन जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है उसका सामान वही बेच रहा होता है, लेकिन वो आपसे खरीद लेता है, और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास है वो सामान आप भी बेचते हैं, आप उससे खरीद लेते हैं। तो आपका आपस में रिसीवेबल पेएबल दोनों निकलता है, यानी एक वक्त में आपने एक ही शख्स को पैसे देने भी हैं और उससे पैसे लेने भी हैं, तो फिर ऐसे पैसे बगैर दिए सेटल हो सकते हैं। बताया था मैंने पहले आपको। हाँ हाँ याद आ गया मुझे, मैंने बताया था, फिर क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको उसमें सिखा दिया था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के लेक्चर, तो फिर नहीं सिखाऊं ना चीजों के। नहीं बेटा ऐसा नहीं था, क्या कर रहे हो। चलें ओके। हसान भाई डीलर है, ठीक है, मेट्रो मिलन अगरबत्ती के। सही है जी, मेट्रो मेट्रो नहीं आती, ठीक है, बिल्ली मार्का, या क्या कहते हैं वो, मेट्रो कॉइल, मच्छर आपसे दूर, ठीक है जी। तो लिख देते हैं डीलर, डीलर ऑफ मेट्रो कॉइल, ठीक है जी, अगर मैंने सही लिखा है तो ठीक। उसके बाद और मिस्टर बी जो है वो क्या कहते हैं हमारे जुनेद भाई हैं, इनकी तो डीलरशिप आप बात छोड़ ही दें, ठीक है जी। डीलर ऑफ, डीलर ऑफ, ये भी कोई इस तरह के आइटम के डीलर हैं, हाँ भाई, डीलर ऑफ छालिया, ये अच्छा है सच, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं, डीलर ऑफ मेट्रो, भाई देखो चलती क्या है वो अलग मसला है, आप डीलर किसके हो अलग मसला है। तो जो मिस्टर ए है बिजनेस है वो डीलर तो मेट्रो कॉइल का है, लेकिन छालिया भी बेचता है और सामान भी बेचता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ बिजनेस ए ने बिजनेस बी से गुड्स बाई, एंट्री बनाई, परचेजेस डेबिट 50,000 से, अकाउंट पेएबल टू मिस्टर बी, टू बिजनेस बी 50,000 से, ठीक है जी। तो मिस्टर इसकी इसी को रिकॉर्ड किया किसने, बिजनेस बी ने, बतौर क्या, सेल्स। क्या एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट कहां से हो गया, अकाउंट रिसीवेबल किससे, ए से, डेबिट कितने से, 50,000 से, और सेल्स क्रेडिट 50,000 से। अब बी ने कहा देखो मैंने तो तुम्हें छालिया वाला माल भेज दिया है, अब तुम क्या करो, तुम भी स्टॉक भेजो मेरे पास मच्छर मारने की। तो उसने भी क्या कर दिया, स्टॉक भेज दिया। तो एंट्री बनाई इसने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किससे, बी से, कितने से, 80,000 से, 50,000 क्यों भाई, अब डिफरेंट अमाउंट रखते हैं, 80,000 से, और सेल्स क्रेडिट कितने से, 80,000 से। उसने ये एंट्री बनाई, क्या एंट्री बनाई, परचेजेस डेबिट 80,000 से, अकाउंट पेएबल टू बी 80,000 से। तो बिजनेस ए बिजनेस बी का कितना मकरूज है, बिजनेस ए पर बिजनेस बी को कितना अमाउंट ड्यू कर पे करना है, 50,000। तो बिजनेस ए पर लाइबिलिटी कितनी है, 50,000। लेकिन ऑन द सेम टाइम बिजनेस बी ने बिजनेस ए से पैसे कितने लेने, बिजनेस ए ने बी से कितने, 80,000। तो इसका मतलब आपने जो 80,000 लेने हैं उसमें आप बोलोगे भाई ठीक है जो 80,000 मैंने लेने हैं उसमें जो 50,000 मैंने देने हैं वो तुम मुझे मत देना,
वो तुम मेरे इस 80,000 से सेट ऑफ कर दो। क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा सेटलमेंट। मतलब रिसीवेबल और पेएबल को आपस में कैंसिल करवा दो। लेकिन याद रखिएगा, मतलब गलती मत कीजिएगा। गलती क्या है इसके अंदर? बिजनेस ए के लिहाज से अकाउंट पेएबल कौन सी बुक में खुला है? कौन सी बुक में गया है? अरे माशाल्लाह, परचेज डे बुक में तो एंट्री गई है। ये अकाउंट पेएबल का अकाउंट कौन सी बुक में खुला है? परचेज लेजर में। और ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट कौन सी बुक में खुला है? सेल्स लेजर में। ख्याल रखिएगा। तो इसका मतलब ये 80,000 रुपए सेल लेजर में बतौर रिसीवेबल मौजूद है, और ये 50,000 रुपए परचेज लेजर में बतौर। तो आपने पैसे लेने कितने? 80,000। और देने कितने? तो जो आपने 80,000 लेने हैं उसमें से आप 50,000 का रिसीवेबल सरेंडर करके अपनी लाइबिलिटी का करवा देंगे। कि उसने कहा कि भाई अब क्या करना, आप मुझे नेट 30,000 रुपए दे देना। क्यों? क्योंकि 80,000 मैंने आपसे लेने थे, उसमें से 50,000 मैं आपसे वो नहीं लूंगा जो मैंने आपको देने हैं। इस तरह हमारा 50,000 का मामला क्या हो गया? खत्म हो गया। नेट पेमेंट कितनी करो? 30,000। लेकिन अभी पेमेंट ना हो, लेकिन पेमेंट एग्री हो चुकी हो, तो क्या एंट्री बनाएंगे? फिर एंट्री बनाएंगे, दोनों में से जो अमाउंट क्या होगा? लोअर होगा। मतलब सेट ऑफ हमेशा किससे होगा? लोअर अमाउंट। सेट ऑफ मतलब 80,000 में से सेट ऑफ होगा ना कितना? 50,000 का। तो 30 तो बचाना है ना। 30 उस वक्त तक सेटल नहीं होगा जब तक के पैसे ना आ जाए। क्या कहते हैं आप लोग? तो अगर आपको एंट्री बनानी हो तो बताइए, अकाउंट रिसीवेबल खत्म कितने से करें? 50,000 से। अकाउंट पेबल खत्म कितने से करें? तो ये एंट्री बनाएगा, अकाउंट पेएबल डेबिट 50,000 से। ये कह रहा है मैंने 50,000 रुपया बी को नहीं देने। क्यों भाई? जवाब दो। बोला इसलिए नहीं देने कि जो मैंने उससे रिसीव करने थे 80,000 रुपए, मैंने उस 80,000 में से वो 50,000 रुपए क्या कर दिए? सेटल कर दिए। कि जब मैं उससे अपने रिसीवेबल से 50,000 नहीं मांगूंगा तो फिर उसकी क्या मजाल के वो 50,000 मांगे। मैंने छोड़ दिए ना 50,000। तो वो 50,000 रुपए मैंने क्या कर दिया? उस पेएबल के अगेंस्ट क्या करवा दिए? सेटल करवा दिए। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रा सेटलमेंट। तो जब भी दो अमाउंट दिए गए हो रिसीवेबल और पेएबल के, सेम शख्स के, ये एक ही शख्स है, उसी का ही बैलेंस आपकी बुक्स में रिसीवेबल है, उसी का बैलेंस ही आपकी बुक्स में क्या है? पेएबल है। तो फिर देखें दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सा? जो लोअर अमाउंट है उससे अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दें, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें। ये भी सेम एंट्री बनाएगा। क्यों? इसका पेएबल कितना है? 80,000। रिसीवेबल कितना है? तो ये उस रिसीवेबल के अगेंस्ट पेएबल एडजस्ट करेगा कितने से? 50,000 से। तो फिर इसके जिम्मे नेट कितना बचा? 30,000 की लाइबिलिटी। उसके जिम्मे नेट क्या बचा? 30,000 का रिसीवेबल। दोनों की बुक्स में कॉन्ट्रा सेटलमेंट की एंट्री बिल्कुल क्या बन रही है? सेम बन रही है। देख ले बना। पेएबल कितना है इसकी बुक्स में? रिसीवेबल कितना है? इसका मतलब ये बोलेगा इस 80,000 की लाइबिलिटी में से मुझे 50,000 पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरी जेब में आ भी जाए तो मैं वो 50 में 30 मिलाकर उसको क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। तो लिहाजा जेब में लाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये एंट्री बनाएगा, अकाउंट पेएबल डेबिट। ठीक है जी। लेकिन ये एंट्री बनाएगा किसके नाम से? ए के नाम से। अकाउंट पेएबल डेबिट ए के नाम से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ए के नाम से। इतने से इसका मतलब दोनों की बुक्स में कोई एंट्री का फर्क क्रिएट नहीं हुआ। हाँ, एंट्री के बाद फर्क क्रिएट हुआ। क्या? इसकी बुक्स में रिसीवेबल 80,000 का था, इसकी बुक में, तो सेट ऑफ करने के बाद इसकी बुक्स में रिसीवेबल बच रहा है 30,000 का, और उसकी बुक पेएबल बच रहा है 30,000। अब वो 30,000 जब ये पे करेगा तो उसकी जेब से कैश आउटफ्लो होगा। ये 30,000 रुपए इसकी जेब में आएंगे, इसकी जेब में क्या होगा? कैश इनफ्लो। तो अगर एग्जाम में पूछे कि दोनों तरफ सेटलमेंट की एंट्री सेम बनेगी या नहीं बनेगी, आंसर है यस, दोनों तरफ एंट्री सेम बनेगी। नंबर 2 सवाल, सेटलमेंट की एंट्री बनने के बाद दोनों बुक्स के अंदर जो बैलेंस बचेगा
उसकी नेचर भी सेम होगी? आंसर इज नो। जो नेट बैलेंस बचेगा वो एक की बुक में एसेट होगा, दूसरी की बुक में लायबिलिटी। तो एंट्री के लिहाज से अमाउंट में और एंट्री बनने में कोई फर्क नहीं होगा। एंट्री बनने के बाद जो बैलेंस बचेगा उन दोनों की नेचर में फर्क होगा, क्योंकि एक की बुक्स में क्या बचेगा? रिसीवेबल, और एक की बुक में क्या बचेगा? पेड। तो ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट हो गया आपके सामने। याद रहेगा? मुश्किल बात है, परेशानी हो गई। कल क्लास है हमारी? क्या क्लास है? कल भी क्लास है क्या जी? 7 इसको भी देख लिया। क्या है भाई? पेटी कैश बुक। क्या? पेटी कैश बुक का मतलब यह है कि बिजनेस अपने पास रोजाना के जो खर्चे होते हैं उनकी फ्लोट मेंटेन करने के लिए कुछ कैश इमीडिएटली अपने हाथ में रखे। भाई इसका मतलब क्या हुआ? कैश इन हैंड की दो इकसाम है, कैश इन तिजोरी और कैश इन हैंड जो कि आपने रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ टू मीट डेली एक्सपेंसेस, रोजाने के छोटे मोटे खर्चों को देखने के लिए जो आप अपने हाथ में कैश इन हैंड रखते हैं, क्या बोलेंगे उसको आप? पेटी कैश। ठीक है जी। तो लिखा हुआ क्या है? पेटी कैश इज कैश दैट इज व्हाट नोट्स एंड कॉइंस हेल्ड बाय अ बिजनेस टू पे फॉर स्मॉल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। रोजाना के जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनको देखने के लिए, ऑफिस स्टेशनरी को देखने के लिए, रोजाना की बुनियाद पर जो इंटरटेनमेंट की पेमेंट है, चाय वगैरह वगैरह, उसकी पेमेंट के लिए, ऐसे इस तरीके से। In situation where it is more convenient to pay in notes and coin than to pay through the bank account। और पेटी कैश जब रखा जाता है जब आपके लिए कैश में पेमेंट करना क्या हो? आसान हो बानिस्बत बैंक के थ्रू। पेटी कैश माइट बी यूज फॉर एग्जाम्पल टू पे फॉर बस फेयर्स। आप फर्म से जा रहे हैं कहां पर? क्लाइंट पर। तो बस का किराया, इसका किराया, जहाज का किराया चाहिए आपको? बस का चाहिए? बस का किराया। टैक्सी फेयर, आपने बोला भाई मैं तो बस में नहीं जाता, टैक्सी का लिया आपने, वहां से किराया किसका? टैक्सी का। गया आखिर में आप भी बस में ही। ठीक है जी। अच्छा जी। टी एंड कॉफी का क्या मिल गया? अलाउंस मिल गया आपको, या टी एंड कॉफी मिल गई कहां पर? ऑफिस में, एंड सो ऑन। ठीक है जी। व्हेन पेटी कैश ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल पेटी कैश इज स्पेंट ऑन tea and coffee for the office, the entity needs to record both an expense and a reduction in an asset। that is what? वही entertainment expense डेबिट, या टी एंड कॉफी अलाउंस डेबिट, कैश बैंक कहां से? कैश इन हैंड ही है ना, कैश क्रेडिट। ठीक, कोई मसला है यहां तक? अब पेपर में एक सवाल आता है इस चीज का। पेटी कैश में एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम का सबसे आसान मायना है वो ये है, जो आसान आप समझ लें, जितना पेटी कैश का बैलेंस बीडी होना चाहिए उतना ही बैलेंस सीडी रहे। मतलब आपने पेटी कैश का बैलेंस 1000 रुपए के फ्लोट पे क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है। तो कभी भी आप अपने पेटी कैश बैलेंस को 1000 से नीचे आने नहीं दोगे। 1000 रुपए थे फ्लोट में, 1000 में से 600 रुपए क्या हो गए? खर्च हो गए। तो अब आपका पेटी कैश फ्लोट दोबारा कितने से बढ़ना चाहिए? 600 से। तो आप उतना बैंक से पैसा विड्रॉ करके पेटी कैश में क्या कर दोगे? इंजेक्ट कर। यानी आप अपने हाथ में एक फिक्स अमाउंट का फ्लोट मेंटेन करना चाहते हो। मतलब रोजाना आपके पास जेब में 1000 रुपए होने चाहिए टू मीट योर डेली एक्सपेंस। अब रोजाना जितना खर्चा हुआ वो उसमें से क्या हो गया? माइनस। और जो खर्चा होने के बाद शॉर्टेज आ रही है बैलेंस को मेंटेन करने में,
उतना क्या कर देंगे आप, दोबारा इजाफा कर देंगे। इसमें दो किस्म के सवाल आते हैं कि भाई आपका इम्प्रेस सिस्टम के तहत पेटी कैश बैलेंस था 1000 रुपए, आपने खर्चा कर दिया 800 रुपए का, लेकिन आज से आपका बिजनेस चाहता है कि इम्प्रेस सिस्टम को ले जाए 1200 पर, तो बैलेंस कितना है आपके पास, 200 ना। 1000 था, 800 खर्च किया, क्या बचा। तो बताए आपको कितना मजीद कैश इंजेक्ट करना है ताकि आपका बैलेंस क्या बन जाए, 1200 बन जाए। जवाब क्या होगा, 1000। ये आंसर है आने वाले क्वेश्चन एग्जाम। तो इम्प्रेस सिस्टम का आम मायना यह है कि जो पेटी कैश का बीडी होगा वही पेटी कैश का सीडी होना चाहिए। यानी कि अगर सीडी निकालते वक्त बैलेंस क्या है, शॉर्ट है, तो वो बैलेंस आपने क्या करना है, उसमें ऐड करना है। A very common petty cash system is called impress system. Under this system, a set amount is established. A set amount is एक amount fixed established रखा जाता है. For example, 10,000. This set amount is called the impressed. At any moment in time, petty cash balance plus the amounts on invoices and notes should sum to the impressed. Periodically, the invoices are removed and replaced by cash to re-establish the impressed in cash. जो कैश कलेक्शन होती है उसमें तो कुछ बैलेंस बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, और अगर कैश में तो कुछ खर्चा हो जाए और उसका कैश का लेवल यानी 10,000 से ऊपर पैसे आएंगे तो बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे, 10,000 से पैसे नीचे गए तो उसको वापस 10,000 की फ्लोट पे वापस लाया जाएगा। अब दो किस्म के सवाल बोले, या तो 10,000 बीडी 10,000 सीडी, या फिर एग्जामिनर ये बोलेगा कि भाई साल के स्टार्ट तक तो हम इम्प्रेस कितना मेंटेन कर रहे थे, 10,000, आज से हम क्या चाह रहे हैं, 12,000। तो फिर आप इम्प्रेस का लेवल क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो फिर कितना मजीद कैश इंजेक्ट करें कि आपका इम्प्रेस क्या हो जाए, 12,000। तो अगर आप 10,000 पर है तो 2,000 रुपए, लेकिन अगर 10,000 में से आप 4,000 खर्च कर चुके हैं तो आप कहाँ पर है, 6,000। तो 6,000 को 12,000 के इम्प्रेस्ड पे लाने के लिए 6,000 से मजीद कैश क्या करना होगा, इसमें इंजेक्ट करना होगा। अब ये देख लें, एक एग्जांपल दी गई आपको। Shanze Industries keeps an analyzed petty cash book using impress system. The impressed amount is rupees 2,000. The following information is available for the month of June 2016. बैलेंस ओपनिंग कितना दिया हुआ है, पेड विंडो क्लीनर, ठीक है, मतलब विंडो क्लीन करने वाले को पे किया आपने। बॉट पेन एंड पेंसिल, पेड फॉर बस फेयर, पेड फॉर प्रिंटर कार्ट्रिज, परचेज envelopes, paid for coffee and milk for office staff, bought printing papers, paid taxi fare, paid office cleaner, paid for biscuit and tea, चाय बिस्किट मंगवा लिया आपने, परचेज पेपर पेन्स, पेड फॉर पेट्रोल। 70 रुपए से सस्ता बिजनेस चल रहा है। ये वो तो ठीक है आपका, लेकिन इसका फॉर्मेट समझ जाए ना, इसका ये फॉर्मेट इस तरह बनेगा, ये फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा। ये बनाना नहीं है वैसे आप, लेकिन इन द एंड आपको समझना पड़ेगा करना क्या। देखें स्टार्ट कहाँ से हुआ, बीडी से, सही जी, डिटेल आई, वाउचर नंबर आया, ऐसे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इंटर हो रही है, वो सारी ट्रांजैक्शन इस टोटल पेड कॉलम में आ गई। लेकिन वो ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम भी रिकॉर्ड हुई, मतलब क्लीनिंग का कॉलम बना दिया आपने, स्टेशनरी का कॉलम बना दिया आपने, ट्रैवल का कॉलम बना दिया आपने, पोस्टेज का कॉलम बना दिया आपने। तो चाय बिस्किट फूड में आ गए, एनवेलप किस में आ गया, पोस्टेज में आ गया, ठीक है जी। बस और टैक्सी फेयर किस में आ गया, ट्रैवल में आ गया। स्टेशनरी पेपर और कार्ट्रेज किस में आ गया, स्टेशनरी में आ गया। और विंडो क्लीन और जो इसके अलावा क्लीन वो किस में आ गया। तो अब करना क्या था, आपने पेमेंट की 100 रुपए की, किसके लिए, पेंसिल के लिए, तो कहाँ दिखाई, पेंसिल वाले कॉलम में, स्टेशनरी वाले कॉलम में, और कहाँ दिखा दिया आपने, टोटल में। फिर आपने बस फेयर दिखाया ऐसे, फिर आपने प्रिंटर और कार्ट्रेज दिखा दिया, फिर आपने एनवेलप्स इस तरह पेमेंट दिखा दी। ये करते करते जब सारी पेमेंट आएंगी तो पेमेंट का सम कितना हो जाएगा आपके पास, 1760, ठीक है जी। 1760
जो कि तमाम कॉलम के सम के बराबर होगा। मतलब पहले कॉलम की टोटल पेमेंट 370 है, दूसरे कॉलम की टोटल पेमेंट 620 है, सो ऑन सम करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब 2000 में से 1760 की क्या हो गई बेटा, पेमेंट हो गई, तो आपके पास बैलेंस शीट क्या बचा। तो अब इंप्रेस्ट मेंटेन करने के लिए आपको 1760 रुपए क्या करने हैं, इसके अंदर ऐड करने हैं। और अगर इंप्रेस्ट लेवल क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो उस लेवल तक ले जाएं उसको। और अगर इंप्रेस्ट लेवल चेंज नहीं हुआ तो फिर आपको सीडी भी कितना लाना है, 2000 ही लाना है। पहले सीडी आएगा 240, ताकि देख सके कि मजीद कितना अमाउंट आपने लाना है इसके अंदर। तो ये कहलाती है पेटी कैश बुक। देखिए अब बीडी कितना किया उसने और कितना कैश इंजेक्ट किया, दोबारा ये बैलेंस क्या बन गया। तो इसका मतलब इसने इम्प्रेस सिस्टम क्या किया है, मेंटेन किया। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अब आप पढ़िएगा लाजमी बेटा इसको, और बराए मेहरबानी बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री लाजमी कर लीजिएगा।